नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड व बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के लिए तैयार किया गया है। इस राजनीतिक विचारधाराओं की कड़ी में हमने इससे पहले के वीडियो में उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आदर्शवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। आदर्शवादी विचारधारा व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया आदर्शवाद से हुई है। इसके जो प्रमुख विचारक हुए हैं वो कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेंडले, बोसाके आदि आदर्शवादी चिंतक इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं। आदर्शवादी विचारधारा को विचारवादी विचारधारा भी कहते हैं, प्रत्ययवादी विचारधारा भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, इनके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आदर्शवादी विचारधारा के अर्थ को समझेंगे। आदर्शवादी, विचारवादी या प्रत्ययवादी एक ही रूप हैं। राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बबूल के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क से निकलते हैं जो उसमें निवास करते हैं। ये वाक्य या ये सेंटेंस प्लेटो ने बहुत पहले अपने विचारों में कहा कि राज्य कोई बबूल के वृक्ष से अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन यह उन लोगों के मस्तिष्क के विचारों से आता है जो उसमें निवास करते हैं। इसीलिए इसको मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप राज्य को कहा और इसको आदर्शवादी, विचारवादी और प्रत्ययवादी विचारधारा के अनेक नामों से इसको जाना जाता है। यद्यपि अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म के स्थान पर हिंदी में आदर्शवाद का प्रयोग होता रहा है, तथापि आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण आदर्शवाद नहीं होता। आइडियलिज्म की उत्पत्ति आइडिया शब्द से हुई है, अतः उसका सही हिंदी रूपांतरण विचारवाद है। तथा विचारवाद या विचार का संबंध प्रत्यय रूप से चैतन्य तत्व से होता है, अतः इसे प्रत्ययवादी विचारधारा भी कहा जाता है। विचारवाद मूलतः एक दार्शनिक विचार शैली है जिसमें चर्चा की जाती है कि जगत क्या है तथा इसके मूल में क्या है। ये दर्शन शास्त्र की मुख्य समस्या रही है या दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु रही है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील दार्शनिकों में एक वर्ग ऐसा हुआ जिन्हें अद्वैतवादी कहते हैं। अद्वैतवादी का अर्थ हुआ कि जिनके दो मत नहीं हैं, जो एक ही मत पर अडिग हैं या एक ही मत को मानते हैं। इनका मत है कि जगत के मूल में केवल एक तत्व है तथा जगत में विभिन्न नाम से रूप से जो दिखाई देता है वह उसी तत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। इन दार्शनिकों का मानना है कि जगत के मूल में दो नहीं, केवल एक तत्व ही है। उसे अद्वैतवादी कहा जाता है। आदर्शवादी सिद्धांत और विचारधारा के प्रतिपादक
कांट, हीगल, ग्रीन, बोसाके मुख्य रूप से इसके दार्शनिक माने गए हैं। आदर्शवादी राज्य से संबंधी अपने विचारों में मनुष्य के विवेकशील तथा आध्यात्मिक तत्व पर आधारित करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि वही तत्व मानव स्वभाव में अधिक व्यापक व स्थायी है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था न होकर एक ऐसी प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था है जिसे मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। इसके अनुसार क्योंकि राज्य मनुष्य की आंतरिक मनोवृत्ति का ही प्रकट व व्यापक रूप है, अतः व्यक्ति व राज्य में कोई विरोध हो ही नहीं सकता। पहली जो चीज़ समझ में आई आदर्शवादियों की वो ये है कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के मनुष्य का ही व्यापक रूप राज्य को वो मानते हैं और उसको अद्वैतवादी भी मानते हैं। राज्य एक भौतिक संस्था न होकर नैतिक व आध्यात्मिक संस्था है और इस कारण उसका कार्य व्यक्ति के बाहरी क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म मनुष्य के मस्तिष्क से हुआ हो वो केवल बाहरी वस्तु या बाहरी विचार नहीं है, वो आंतरिक क्रियाकलापों को भी प्रभावित करता है। अपितु इसीलिए कहा है कि राज्य का कार्य व्यक्ति के बाहरी क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसका कार्य व्यक्ति को नैतिक बनाना भी है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को अधिकार है कि वह व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सके। इस प्रकार आदर्शवाद के अनुसार राज्य का अधिकार व उसका कार्यक्षेत्र असीमित है तथा व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार आदर्शवाद के अनुसार राज्य साध्य और व्यक्ति साधन मात्र हैं। उदारवादियों ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना, लेकिन आदर्शवाद के अनुसार राज्य साध्य है और उसमें रहने वाले व्यक्ति उसके साधन मात्र हैं तथा राज्य व व्यक्ति के बीच उसी प्रकार का संबंध है जैसा संबंध शरीर और उसके अंगों के बीच होता है। जिस प्रकार अंगों का शरीर से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति का भी राज्य से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं होता या नहीं हो सकता। आदर्शवादी विचारधारा का जो इतिहास है उसके बारे में डॉक्टर आर शिवादम लिखते हैं कि चाहे उसका नाम कुछ भी रहा हो, आदर्शवादी परंपरा का इतिहास कहीं कहीं खंडित होते हुए भी बहुत लंबा है, क्योंकि आदर्शवाद या कल्पनावादी या विचारवादी या प्रत्ययवादी विचारधारा के तत्व प्लेटो के विचारों में भी देखे जा सकते हैं और जो पाश्चात्य विचारक हैं उनके विचारों में भी मिलते हैं और प्राचीन यूनानी सभ्यता के जो दार्शनिक हैं उनमें भी आदर्शवाद के चाहे भले ही खंडित रूप में ये परंपरा मिलती हो, लेकिन ये उस समय यूनानी सभ्यता के दौर में भी आदर्शवादी या विचारवादी या प्रत्ययवादी विचारधारा के लक्षण या जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इस विचारधारा का प्रारंभिक रूप प्राचीन यूनान की राजनीतिक विचारधाराओं में मिलता है। यूनानी विचारक प्लेटो को आदर्शवादियों का जनक भी माना जा सकता है। प्लेटो राज्य को सर्वश्रेष्ठ नैतिक संस्था मानता था और उसके अनुसार व्यक्ति का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव है, ऐसा उसका मानना था। प्लेटो के शिष्य और राजनीतिक विज्ञान के पिता अरस्तु का भी यही मानना था कि मनुष्य का संपूर्ण विकास या उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास राज्य में ही संभव हो सकता है। अरस्तु ने लिखा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में रहकर ही अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सकता है
तथा अपने जीवन के उद्देश्य को तक पहुंच सकता है या उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। वह लिखता है कि राज्य का उदय मानव जीवन के लिए हुआ है, किंतु वह सद्जीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में लिखा है कि राज्य का उदय मानव जीवन को अच्छा जीवन बनाने के लिए हुआ है और उसे और अधिक अच्छा बनाने के लिए वो आज तक भी बना हुआ है। प्लेटो और अरस्तु के इन विचारों के समान ही भारत के प्राचीन मनीषियों के विचारों में भी यही विचार देखे जा सकते हैं, जिन्होंने यह कहा कि राज्य संस्था के अभाव में व्यक्ति का जीवन भी संभव नहीं है। उनके अनुसार राजधर्म के आधार पर मानव का संपूर्ण जीवन संचालित हो सकता है। इसके अंतर्गत अन्य सभी धर्म समा सकते हैं तथा इस पर ही अन्य सभी धर्म आश्रित हैं, क्योंकि जब राज रूपी संस्था का विकास मानव द्वारा या जन्म मानव द्वारा नहीं किया गया था, तब मानव का जीवन संघर्षपूर्ण, अन्यायपूर्ण और शोषण का जीवन रहा था। और राज्य का जन्म इन सबको दूर करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति मानव मस्तिष्क या मानव संगठनों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा की गई है। और चाहे वो धार्मिक व्यक्तित्व हो, चाहे आर्थिक व्यक्तित्व हो, चाहे सामाजिक व्यक्तित्व हो, मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही हो सकता है, राज्य के बिना नहीं हो सकता। ऐसा प्लेटो और अरस्तु दोनों का मानना है। रोमन काल और मध्य युग में कोई महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक या दार्शनिक नहीं हुआ। 17वीं सदी के पुनर्जागरण काल में पुनः आदर्शवाद के दर्शन होते हैं। थॉमस मूर ने प्लेटो के आदर्शवादी राज्य की कल्पना से प्रभावित होकर ही अपनी पुस्तक यूटोपिया की रचना की। यानी कि जो कल्पनावादी यूटोपिया की रचना की। आधुनिक युग में प्रथम महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक रूसो को माना जाता है, जिसने अपने दार्शनिक अथवा राजनीतिक विचारधारा के आधारभूत तत्व यूनानी राजदर्शन से ही प्राप्त किए हैं। रूसो के दर्शन पर प्लेटो का बहुत अधिक प्रभाव है और प्लेटो के समान ही वह इस विचार का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति नैतिक जीवन की प्राप्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही कर सकता है। रूसो ने यूनानियों द्वारा खोजे गए सत्य को हमारे सामने सुंदर तरीके से रखा है और इसी कारणों से आधुनिक आदर्शवादियों में प्रथम कहा जाता है या कहा जा सकता है। समकालीन लेखकों या विचारकों पर रूसों के इन विचारों का पर्याप्त प्रभाव भी देखा जा सकता है। रूसो के बाद जर्मनी तो आदर्शवाद का केंद्र ही बन गया। उसका कारण जो रहा वो मूल कारण ये था कि इस क्षेत्र में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रूप से विद्यमान होते हुए भी उस समय तक राष्ट्रीय राज्यों का उदय नहीं हुआ था। फ्रांस की राजक्रांति से प्रभावित जर्मनी की जनता में केंद्रीय व्यवस्था संबंधी विचारों को केवल आदर्शवादी धारणाएं ही संतुष्टि दे सकती थी। जर्मनी के आदर्शवादी लेखकों में कांट, फिक्टे, हीगल के नाम प्रसिद्ध हैं। इनमें कांट के आदर्शवाद में उदारवादी तत्व पर्याप्त मात्रा में हैं। यह उदारवादी तत्व फिक्टे में कम होकर हीगल में पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। जर्मन आदर्शवादी स्कूल के साथ इंग्लैंड में भी ऐसी ही विचारधारा का जन्म हुआ, जो ऑक्सफोर्ड स्कूल के नाम से विख्यात है। ब्रिटेन के आदर्शवादी लेखकों में थॉमस हिल ग्रीन, जोसेफ ब्रेंडले तथा बोसा के अधिक प्रसिद्ध हैं। अंग्रेजी आदर्शवादियों या इंग्लैंडी यूरोपीय आदर्शवादियों, विशेषतया ग्रीन के हाथों में पढ़कर जर्मन आदर्शवाद बहुत कुछ संशोधित हुआ। तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियों तथा इंग्लैंड की
चिरकालीन उदार परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ये अंग्रेज आदर्शवादी जर्मनी के उग्र आदर्शवाद को एक नरम तथा उदार विचारधारा में बदल देते हैं, जिसे आदर्शवाद का अंग्रेजी रूपांतरण भी कहा जा सकता है। यदि जर्मनी का आदर्शवाद उग्रवादी था तो इंग्लैंड का उदारवादी। हीगल तथा ग्रीन को क्रमशः उग्र तथा उदार आदर्शवाद का प्रतीक विचारक कहा जा सकता है। आगे के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।